हम पढ़ रहे हैं इटली का एकीकरण। तो अभी तक मध्य इटली का एकीकरण हो चुका है और अब जो है दक्षिण इटली बची है। लगभग आधा प्रायद्वीप मिलाना शेष था। नेपल्स, सिसिली, वेनेशिया और रोम अभी तक इटली के बाहर थे। विला फ्रैंका के विश्वासघात के बाद कावूर ने कहा था, यूरोपीय शक्तियों ने मुझे कूटनीति के द्वारा उत्तर की ओर एकीकरण नहीं करने दिया। अब मुझे क्रांति का सहारा लेकर दक्षिण की ओर इटली का एकीकरण करना होगा। नेपल्स और जो सिसिली थे उन पर 40 वर्षों तक निरंकुश शासन था। मई 1859 में वहाँ के शासक फर्डिनेंड द्वितीय की हत्या हो गई। उसके स्थान पर फ्रांसिस द्वितीय गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य निर्बल शासक था। हालांकि उसने कुछ सुधार के प्रयत्न किए पर जनता में असंतोष कम नहीं हुआ। तो इन मेजिनी ने भी विद्रोह को यहाँ पे प्रोत्साहन दिया था और उसके एक समर्थक फ्रांसिस्को क्रिस्पी ने विद्रोह की योजना की थी, किंतु नेपल्स और सिसिली के विद्रोह को सफल बनाने का श्रेय गैरिबाल्डी को दिया जाता है। तो आप पढ़ते हैं गैरिबाल्डी का योगदान। गैरिबाल्डी कौन था? गैरिबाल्डी जो था उसका पूरा नाम जूसेप गैरिबाल्डी था। उसका जन्म 1807 में नीस नगर में हुआ था। उसके पिता एक छोटे व्यापारी थे। गैरिबाल्डी जो था वो हमेशा से ही स्वतंत्रता और साहसिक प्रवृत्ति में लगा रहता था। उसने व्यापारिक जहाज़ों पर पर्यटन किया। 1833 में मेजिनी द्वारा संगठित नौसैनिक षड्यंत्र में भी भाग लिया। 14 वर्ष तक दक्षिण अमेरिका के क्रांतिकारियों से सहयोग किया। इस प्रकार प्रारंभ से उसका रुख जो था वो क्रांति को बढ़ाने था और इटली की स्वतंत्रता था। और जब काबूल ने नीस और सेवाई के प्रदेश फ्रांस को दे दिए, उस वक्त मेजिनी को बहुत अधिक दुख हुआ था। कैटबलिन ने लिखा है कि अगर मेजिनी के जो शिष्य थे गैरिबाल्डी और काबूल में समझौता नहीं होता, दोनों में मतभेद रहता, तो एक दूसरे को नष्ट करने का प्रयत्न करते और इटली के एकीकरण कभी नहीं होता। अब उसने किस तरह से सिसिली और नेपल्स को मिलाया? तो सबसे पहले उसने सिसिली में विद्रोह करवा दिया। गैरिबाल्डी की सहायता के लिए सिसिली की जनता ने सहयोग किया, परंतु उन्होंने शर्त रखी कि इटली जो होगा वो विक्टर एम्मनुएल के नाम पर विद्रोह करेगा और उसी के अंतर्गत एकीकरण होगा। 5 मई 1807 को गैरिबाल्डी ने अपने प्रसिद्ध 1000 लाल कुर्ती वाले स्वयं सेवकों के साथ जेनोवा से सिसिली की ओर प्रस्थान किया। 11 मई को गैरिबाल्डी सिसिली द्वीप के पश्चिमी किनारे पर मार्सला पहुंचा। वहां पर इंग्लैंड की सहायता से गैरिबाल्डी के सैनिक सिसिली पर उतर गए। 15 मई को कैल्टफिमी नामक स्थान पर उसने नेपल्स की सेनाओं को परास्त किया। इसके बाद उसने पैल रमो पर अधिकार कर लिया। जून के अंत तक गैरिबाल्डी का सिसिली पर अधिकार हो गया और इन शानदार सफलताओं के कारण काबूल के समक्ष कई कठिनाइयां पैदा हो गई थी। अब यह विजय से ये प्राय निश्चित हो गया था कि वो सिसिली की विजय के बाद नेपल्स पे आक्रमण करेगा। यह भी संभव था कि और आगे बढ़ेगा तो पोप की रियासतों पर आक्रमण करेगा। रोम पर आक्रमण की स्थिति में फ्रांस जो था वो तटस्थ नहीं रह सकता, तो वो हस्तक्षेप करेगा, ऐसा काबूल को लगता था। तो काबूल की आशंका थी कि गैरिबाल्डी मेजिनी के प्रभाव के कारण विजित प्रदेशों में गणतंत्र स्थापित न कर दे। काबूल चाहता था जो गैरिबाल्डी को सफलता मिली है उससे इटली का हित हो। तो काबूल ने गैरिबाल्डी को संदेश भेजा कि वह सिसिली को उत्तरी इटली में मिला दे, किंतु गैरिबाल्डी तैयार नहीं हुआ। अब गैरिबाल्डी की महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रित करने के लिए काबूल ने सिसिली और नेपल्स में सेना भेजी। उन्होंने जनमत को नेपल्स के उत्तरी इटली के साथ मिलाए जाने के पक्ष में तैयार कर लिया। अब इसके पश्चात गैरिबाल्डी जब सिसिली जीत चुका था तो 19 अगस्त 1860 को नेपल्स पर हमला कर दिया। पहले उसकी स्थिति बेहतर थी, उसे अपार जनसमूह का समर्थन प्राप्त था और सफलता से उसका मनोबल ऊंचा था, लेकिन विरोध में 1 लाख की सेना खड़ी थी। असंतुष्ट सेना, ये सैनिक गैरिबाल्डी के साथ पहले जब नेपल्स स्ट्रॉन्ग था तो ये सेना नेपल्स का सहयोग कर रही थी, पर अब ये गैरिबाल्डी के साथ आ गए। नेपोलियन तृतीय जो था फ्रांस का शासक, वह गैरिबाल्डी की प्रगति को रोकना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इटली एक शक्तिशाली राज्य बने। उसने इंग्लैंड को प्रस्ताव रखा कि आंग्ल फ्रांसीसी जहाजी बेड़ा मिलकर मेसिना के तंग जलमार्ग पर गैरिबाल्डी को रोके और उसे सिसिली से उत्तर की ओर न जाने दे, किंतु ब्रिटेन ने इसे अस्वीकृत कर दिया क्योंकि वह किसी अन्य देश के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। और फ्रांसीसी द्वितीय ने गैरिबाल्डी को रोकने के प्रयत्न किए, पर वह असफल रहा और नेपल्स छोड़कर भाग गया। इस प्रकार गैरिबाल्डी ने स्वयं को नेपल्स का अधिनायक घोषित किया और मेजिनी के समर्थक बरतानी को राज्य मंत्री नियुक्त किया।
अब गैरिबाल्डी की इन सफलताओं से कई कठिनाइयां उत्पन्न हो गई, क्योंकि अति उत्साह के अतिरेक में उसने एक घोषणा की कि वह वेनेशिया और रोम पर भी अधिकार करेगा। उसने इस और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि वेनेशिया और रोम पर अधिकार करने का अर्थ है ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ युद्ध। वह किसी भी प्रकार के समझौते के लिए तैयार नहीं था। तो कावूर ने उसे समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं मान रहा था। इस समय कावूर ने कहा था, मुझे इटली की विदेशियों, अनिष्टकारी सिद्धांतों तथा पागलों से रक्षा करनी होगी। कावूर ने निश्चय किया कि पिटमोंट की सेना द्वारा पोप की रियासतों पर अगर आक्रमण होता है तो उसे बचाया जाएगा। इस प्रकार गैरिबाल्डी से रोम की रक्षा की जाएगी। पोप की एक साधारण सी विरोधी चाल पर अप्रसन्न होकर उसने युद्ध का बहाना बनाया और कावूर ने पोप की रियासतों पर 11 सितंबर 1860 को आक्रमण कर दिया और 29 सितंबर को आम्ब्रिया और मार्चेस पर सार्डिनिया का अधिकार हो गया। 7 नवंबर 1807 को गैरिबाल्डी के साथ जो विक्टर एम्यूनियल है उन्होंने समझौता कर लिया। गैरिबाल्डी जो था वो वैसे तो पूर्ण रूप से देशभक्त था। उसने सिसिली और नेपल्स विक्टर एम्यूनियल को समर्पित कर दिया और कहा कि वह संयुक्त इटली के पक्ष में है। दक्षिण के राज्यों का इटली में विलय हो गया और एकीकरण का तीसरा चरण संपन्न हो गया। गैरिबाल्डी जो था उसने एक सच्चे देशभक्त की भूमिका निभाई। उसने कुछ भी बदले में नहीं लिया। उसने नेपल्स और सिसिली का दोनों प्रदेश विक्टर एम्यूनियल को सौंप दिए। 18 फरवरी 1861 को ट्यूरिन में इटली की प्रथम संसद बैठक हुई, जिसमें वेनेशिया और रोम को छोड़कर समस्त इटली के प्रतिनिधि एकत्रित हुए। विक्टर एम्यूनियल को विधिवत इटली का शासक स्वीकार किया गया। कावूर ने यह भी प्रस्ताव रखा कि भविष्य में रोम जो है इटली की राजधानी होनी चाहिए। गैरिबाल्डी की महानता इसी बात में थी कि उसका योगदान बहुत अधिक था और साथ ही साथ निस्वार्थ था। उसने कहा, देश सेवा मेरा, जब उसे उपाधियां मिली थी तब उसने कहा था, देश सेवा स्वयं एक पुरस्कार है और मुझे दूसरी चीज नहीं चाहिए। स्वतंत्र इटली अमर रहे। और ऐसा कहकर वो नेपल्स और सिसिली को विक्टर एम्यूनियल को सौंपकर स्वयं अपने खेतों में चला गया। अपने द्वीप कैप्रीरा चला गया, जहां पर खेतीबाड़ी करके उसने अपना जीवन बिताया। कावूर का मूल्यांकन करें तो यह महान देशभक्त जो था संपूर्ण इटली का एकीकरण नहीं देख सका, क्योंकि 6 जून 1861 को उनकी मृत्यु हो गई। एलिसन फिलिप्स ने उनके बारे में कहा है, एक राष्ट्र के रूप में इटली कावूर की देन है। कावूर जो था वो इटली को विदेशी प्रभाव से मुक्त करना चाहता था। हालांकि उसने प्रथम व्यक्ति था जिसने इटली की समस्याओं पर ध्यान दिया, सभी पहलुओं को देखा। समस्त देशवासियों में राष्ट्रीय एकता की भावना तो मेजिनी और गैरिबाल्डी भर ही चुके थे, पर उस राष्ट्र को स्वतंत्र करने की जो उत्कट अभिलाषा थी वो कावूर में थी। उसने सार्डिनिया जैसे छोटे से राज्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति और सहयोग प्राप्त किया और क्रीमिया युद्ध में सार्डिनिया का भाग लेना भी कावूर की कूटनीतिक पहल थी। पेरिस की संधि में उसने विश्व के अन्य देशों से सहयोग किया। फ्रांस से सहयोग करके उसने मध्य इटली और कई प्रदेशों का विलय किया और गैरिबाल्डी से सहयोग करके उसने दक्षिण इटली का विलय किया। अब इटली में 2 प्रदेश बच गए थे एकीकरण के लिए, एक था वेनेशिया, दूसरा था रोम। वेनेशिया पर इस वक्त ऑस्ट्रिया का अधिकार था और ये तय था कि अगर वेनेशिया चाहिए तो इटली को ऑस्ट्रिया से युद्ध करना पड़ेगा। तो ये मौका इटली को 1866 में मिला। प्रशिया का चांसलर बिस्मार्क जो था वो ऑस्ट्रिया से युद्ध की तैयारी कर रहा था, क्योंकि इटली से उसे पता था कि इटली इस वक्त खुद ऑस्ट्रिया की विरोधी है। तो उसने इटली से संधि की। अप्रैल 1866 में दोनों के बीच संधि हुई, जिसके अनुसार प्रशिया के युद्ध में इटली की सैनिक सहायता के बदले वेनेशिया दिला दिया जाएगा। 14 जून 1866 को प्रशिया ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध कर दिया। तो उसी तरफ विक्टर एम्यूनियल ने भी ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और वेनेशिया पर हमला कर दिया। फलतः क्या हुआ, ऑस्ट्रिया की सेना 2 जगह बढ़ गई। एक मोर्चे पर उसे जर्मनी का और दूसरे मोर्चे पर इटली का सामना करना पड़ रहा था। 3 जुलाई 1866 को प्रशिया ने सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया को परास्त कर दिया। बिस्मार्क ने प्राग की संधि की, जिसके तहत वेनेशिया इटली को मिला। इस प्रकार वेनेशिया में जनमत संग्रह करवाकर उसका विलय इटली में किया गया। अब जो प्रदेश बचा था वो था रोम। रोम को छोड़कर संपूर्ण इटली का एकीकरण 1866 में पूर्ण हो चुका था, पर रोम के बिना इटली की ऐसी स्थिति थी जैसे हृदय के बिना शरीर। रोम जो था पोप के अधीन था और रोम में फ्रांसीसी सेनाएं पोप की रक्षा के लिए मौजूद थी। गैरिबाल्डी ने भी रोम लेने का असफल प्रयास किया था और इटली के राजनीतिज्ञ जानते थे कि फ्रांस के सहयोग के बिना उस पर अधिकार करना कठिन है। रोम की प्राप्ति का कार्य तब पूर्ण हुआ
जब प्रशा और फ्रांस के बीच 1870 का युद्ध हुआ। इस युद्ध में नेपोलियन तृतीय को प्रशा के विरुद्ध अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी, इसलिए उसने रोम से अपनी सेनाएं बुला ली और फ्रांस को प्रशा के साथ उलझा देखकर विक्टर एमेनुएल ने रोम पर आक्रमण कर दिया। 20 सितंबर 1870 को रोम पर इटली का अधिकार हो गया। रोम में जनमत संग्रह करवाया गया, जिसमें 40,000 से अधिक मत विक्टर एमेनुएल के पक्ष में पड़े, जबकि पोप के पक्ष में केवल 46 मत पड़े। परिणाम स्वरूप रोम इटली में शामिल कर लिया गया और उसे संयुक्त इटली की राजधानी बनाया गया। 2 जून 1871 को सम्राट ने इटली की इस राजधानी में प्रवेश किया। 12 जून 1871 को रोम में संसद का उद्घाटन करते हुए विक्टर एमेनुएल ने कहा, जिस कार्य के लिए हमने अपना जीवन भेंट चढ़ाया था वह आज पूरा हो गया। हमारी राष्ट्रीय एकता स्थापित हो गई। अब हमें अपने देश को सुखी एवं संपन्न बनाना है। हम रोम में हैं और रोम में ही रहेंगे। रोम की प्राप्ति के साथ ही इटली एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र नहीं रहा, बल्कि एक स्वयं संप्रभु देश बन गया। इस प्रकार इटली के एकीकरण की हम समीक्षा करें तो इटली के एकीकरण की सफलता एवं इसके मुख्य नायक कावूर की यश गाथा को कहते हुए अधिकांश इतिहासकारों की कलम नहीं रुकती है। इटली के एकीकरण के पश्चात उसका उन्नयन होना चाहिए था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। एकीकरण से लेकर 19वीं शताब्दी के अंत तक इटली का इतिहास उसके पतन का इतिहास है। इटली की भूमि से उच्च उद्देश्य पलायन कर गए और इटली जो था, सत्य है कि सर्वसाधारण में एकता का अभाव था। जब इटली का एकीकरण किया गया था, वहाँ मेजिनी, कावूर और गैरिबाल्डी के उत्साह, उनकी देशभक्ति और उनके जनता को आंदोलित करने के कारण इटली का एकीकरण हुआ। पिटमंट, सार्डिनिया जैसे छोटे से देश ने पूरी इटली को एक किया और विक्टर एमेनुएल का सहयोग भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। अस्तु इटली का एकीकरण एक ऐतिहासिक सत्य है और असंख्य देशभक्तों के बलिदान, मेजिनी के नैतिक बल, गैरिबाल्डी की तलवार, कावूर की कूटनीति एवं विक्टर एमेनुएल की समझदारी ने इटली को एक किया।